तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीजीएल 2023 में पूछे गए 36 क्लोज टेस्ट, जिसमें टोटल 5 क्लोज टेस्ट मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 6 से। ठीक है, नंबर 6 से पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, सुकरात आप जानते होंगे, वेस्टर्न फिलोसफर जिसको बोलते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता को लेकर आया था, उसको जोड़ के रखा था, उसको बनाया था। उसकी एक अच्छी लाइन है, टू नो इज टू नो व्हाट यू नो नथिंग। टू नो इज टू नो, यानी जानना उस जानने के जैसा है, टू नो दैट यू नो नथिंग। मतलब जब भी आप किसी चीज को समझने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो ऐसे पढ़ो जैसे आप नो नथिंग, आप कुछ नहीं जानते हो। यू नो नथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू नॉलेज। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू नॉलेज। यही एक ट्रू नॉलेज का, एक सच्चे ज्ञान का यही एक महत्व है कि अगर आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हो तो ये सोच के सीखो कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और वही एक सच्ची ज्ञान है। उसी तरह जब भी आप क्लोज टेस्ट में आ रहे हो ना, तो कभी ऐसा मत सोचना कि मेरे को क्लोज टेस्ट आता है। आप यहाँ पे पूरे तन मन धन से सीखना, समझने की कोशिश करना कि चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्लोज टेस्ट पढ़ोगे ना, एक बार फुल स्टोरी पढ़ना और समझने की कोशिश करना, चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करना कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का बदलाव हो रहा है, सब्जेक्ट मतलब क्या है, ग्लोसरी किस एरिया का मिल सकता है मुझे, है ना। और बस ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, तो ये एक नोवेल बेस्ड है। एक्चुअली सवाल बनता है कि नोवेल क्या है पूरी। अगर आप इस क्लोज टेस्ट को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी तकलीफ के समझ सकते हो। बस ये समझ जाओ कि नोवेल किसको कहते हैं। लिटरली इस पैसेज को बिना ये समझे कि नोवेल किसको कहते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो फिर आप एक बेवकूफ़ी करते हो, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि नोवेल वर्ड यहाँ पे आया तो आपके एग्जाम में और कहीं नहीं आएगा, जरूर आएगा, बार बार आएगा। पर अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज होता रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें सीखती चली चाहिए। देखिए, नोवेल मतलब क्या होता है, उपन्यास, या फिर इसको इंग्लिश में और डिफाइन करें तो बोलेंगे नोट रियल। नोट रियल क्या, स्टोरी, है ना। एक्चुअली नोवेल किसको कहते हैं, उपन्यास को कहते हैं। नोवेल किसको कहते हैं, ओबियसली वो राइटर जो ऐसी कहानियां लिखते हैं जो रियल नहीं है। मतलब होता है ना कि गांव घर की छोटी मोटी कहानियां लिखता है, बड़ी बड़ी कहानियां लिखता है, नाटक लिखता है। ये सब क्या, जिंदगी में तो कहानियां का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन कहानियों के तरह जैसे होता है ना कि मुर्गी सोने का अंडा दे रही है, तो लिटरली क्या, छोटी छोटी कहानियां हैं, वो नोवेल नहीं है, बड़ी कहानियां होती है नोवेल। बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी, जैसे आजकल जो फिल्में होती है उसको भी आप नोवेल बोल सकते हो। ठीक है, कि वो रियल स्टोरी नहीं होती है ना। समझो, आप देखो नोवेल, मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म क्या एक नोवेल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्म में आप क्या देखते हो कि जो है हीरो के सामने अच्छे वक्त होते हैं, फिर जो है गलत वक्त शुरू होता है, फिर लड़ता झगड़ता है। या फिर फिल्म में ऐसा भी होता है कि शुरू में गलत वक्त होता है, बाद में जाके अच्छा वक्त हो जाता है। तो ये क्या एक नोवेल का पार्ट होता है। मतलब फिल्म में भी दिखाया जाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी विकराल तकलीफ है, कभी सुखमय जीवन है, कभी सुखमय जीवन है, तो फिर विकराल तकलीफ शुरू हो जाता है। जैसे मदर इंडिया आपने देखा होगा, मदर इंडिया पर नहीं देखा होगा तो देखना कि शुरू में खुशी होती है, फिर तकलीफ आती है, फिर खुशी आती है, जब शादी ब्याह सबका हो जाता है, फिर तकलीफ आती है। तो एक कहानी है, एक तरह से क्या, एक स्टोरी, एक नोवेल है। तो नोवेल इसी को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप नोवेल समझ गए होंगे कि नोवेल किसको बोलते हैं। अनेक ऐसी स्टोरी जो बड़ी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, रियल नहीं होती, जिसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव की घटनाएं मेंशन्ड होती है। तो देखिए, लिखा हुआ है रेडविंड। ठीक है, रेडविंड। अब रेडविंड क्या है, रेडविन हैड रेड, पढ़ा है, पढ़ चुका है, दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर, कि वो अपने फेवरेट राइटर के बारे में पढ़ा है। अब देखिए, फेवरेट राइटर के बारे में पढ़ा है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो एक लाइन जो ऐसा दिखा रहा है, वो पॉजिटिव मीनिंग वाला लाइन दे रहा है ना। मैं बार बार समझाने के पॉजिटिव नेगेटिव का क्षेत्र में मैं इसलिए ले आता हूँ कि आप पूरी लाइन पढ़ के एक बार समझ लो कि वो लाइन जो है वो कोई सकारात्मक पहलू की ओर ले जा रहा है कि नकारात्मक पहलू की ओर ले जा रहा है। तो यहाँ दिखता है कि रेडविन कभी पढ़ा था अपने फेवरेट राइटर के बारे में, मतलब क्या कुछ अच्छा ही पढ़ा होगा, है ना। मतलब क्या पॉजिटिव वर्ड चाहिए मेरे को। तो केयरलेस तो होगा नहीं, नेग्लिजिबली होगा नहीं, होलसम नहीं होगा, समवेयर होगा कि रेडविन हैड रेड समवेयर, कहीं पढ़ा था, है ना, कहीं पढ़ा है। और फेवरेट राइटर, उसका फेवरेट राइटर को है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, यानी रेडविन जो है कहीं पढ़ा हुआ है वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर, अपने फेवरेट राइटर जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में, हैड बीन आस्क। इसमें क्या पढ़ा है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को हैड बीन आस्क व्हाट वाज द फॉर ए नोवेलिस्ट, कि एक नोवेलिस्ट बनने के लिए क्या जरूरी चीज, क्या बेस्ट चीज होनी चाहिए,
है ना। आणि रेडविन पढ़ा था कि अपने अर्नेस्ट हेमिंग अपने फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में, कि उसको एक बार किसी ने पूछ दिया था, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे को किसी ने पूछ दिया था कि बताओ यार सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है नोवेलिस्ट के लिए, है ना। ही हैड सेड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, ठीक है, अनहैप्पी चाइल्डहुड, जिंदगी में वो बचपना जो नाखुश है, खुश नहीं है, तकलीफें भरी पड़ी है। जैसे हम लोगों के भी बचपने में खुशियां बहुत थी लेकिन तकलीफें भी बहुत थी, वही तकलीफें देखिए जो गरीब बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को तकलीफ होता है, वो सपने बड़े बड़े देखते हैं। उनका जीवन भी लगभग एक नोवेल की तरह होता है, जो जिंदगी में शुरुआत में तो तकलीफ भरे पड़े होते हैं, सपने देखते हैं काश मेरे पास कार होती, घर होता, बंगला होता, पैसा होता, है ना, नौकरी होता, छोकरी भी होता। तो मतलब क्या, एन अनहैप्पी चिल्ड्रन। तो वो बोलता है कि एक बेस्ट नोवेलिस्ट के लिए, नोवेल क्या होता है, जिसमें कहानी में क्या होता है, कभी सकारात्मक पहलू होते हैं तो कभी नकारात्मक पहलू होता है। तो एक बेस्ट नोवेलिस्ट के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ सवाल बनता है कि मेंटेनेंस और मेडिकेशन दो वर्ड नहीं होगा। मेडिकेशन मतलब दवा दारू, है ना। मेंटेनेंस, क्या बेस्ट मेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या दवा होना चाहिए नोवेलिस्ट के लिए, कोई दवा होगा क्या, नहीं होगा। मेंटेनेंस मतलब क्या क्षतिपूर्ति होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। द बेस्ट नेचर फॉर ए नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट का कोई नेचर नहीं हो सकता, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है ना। व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर ए नोवेल, देखिए कोई भी नोवेलिस्ट बनता है ना, तो वो नोवेल बिना चीज़ों को महसूस किए, बिना अंदर से महसूस किए, बिना उस क्षेत्र से गुजरे कभी नहीं लिख सकता। कभी आपने देखा है कोई अमीर से अमीर आदमी को नोवेलिस्ट बनते, नहीं देखा है। ज़्यादातर नोवेलिस्ट गरीब बच्चे बनते हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुद एक कहानी बन जाती है, जिनकी ज़िंदगी खुद एक कहानी बन जाती है, वही नोवेलिस्ट ज़्यादातर बनते हैं। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर ए नोवेलिस्ट, कि एक नोवेलिस्ट के लिए बेस्ट ट्रेनिंग क्या हो सकती है। आप एक नोवेल लिखो, उसके लिए आपके लिए बेस्ट ट्रेनिंग क्या हो सकती है, तो उसने बोला कि एन हैप्पी चाइल्डहुड, कि एक जो नाखुश बचपना, एक खुशहाल बचपना जो नहीं है, और वहाँ वो जो बच्चा खुश नहीं होगा, वो जिंदगी में सपने देखेगा, तो इसलिए वो एक नोवेल वहाँ से क्रिएट करेगा। यहीं से सवाल बनता है कि रेडविन हैड एंजॉयड ये क्या लिखा हुआ है, या फाइन, देखिए अच्छा लिखा हुआ है। तो रेडविन हैड एंजॉयड ये फाइन टाइम ग्रोविंग अप, एक फाइन टाइम बट, देखिए यहाँ बट लिखा हुआ है ना, तो मैं समझ गया फाइन टाइम यहाँ पॉजिटिव मीनिंग वाला है, तो बट के बाद हमको नेगेटिव मीनिंग वाला चाहिए, समझ गए। मैं बस छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि देखिए बना तो आप भी लीजिएगा, आंसर देख के कहानी समझ के तो आप भी कर लीजिएगा। लिटरली है कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो, आप जब दयानंद इंग्लिश के पास पढ़ रहे हो, तो आप अपने लिए क्या ऐड कर पा रहे हो, मैं वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान की किताब में क्या ऐड करना चाहते हो, क्या ऐड कर पा रहे हो। लिखा हुआ रेडविन हैड एंजॉयड ए फाइन टाइम ग्रोविंग अप, कि जब वो बड़ा हो रहा था ना, उसके सामने उसका समझ सकते हैं कि इस पूरी लाइन से समझ में आता है कि रेडविन के पास एक अनहैप्पी चाइल्डहुड नहीं, एक हैप्पी चाइल्डहुड था, एक खुशहाल चाइल्डहुड था। मैंने बोला कि नोवेल में क्या होता है कि ज़िंदगी में कभी चढ़ाव होता है, कभी अच्छे वक्त होते हैं, कभी खराब वक्त होता है, या नोवेल की कहानी कभी खराब वक्त से शुरू होकर अच्छे वक्त में ख़त्म होती है, या फिर कभी अच्छे वक्त से शुरू होकर खराब वक्त में जाके ख़त्म होती है। तो रेडविन चूंकि अपने फेवरेट राइटर एंड हेमिंग्वे से सुना था कि एक नोवेलिस्ट के लिए बेस्ट ट्रेनिंग क्या होती है, तो अनहैप्पी चिल्ड्रन। तो ऐसा हो सकता है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक ऐसा नोवेलिस्ट होगा जिसका चाइल्डहुड खुशियों से भरा नहीं होगा, और बाद में जाके वो खुशहाल हो गया होगा, या फिर उस अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानियों में ऐसा दर्शाया होगा कि जिसके बचपना अच्छा होता है, यानी जो बचपन में बहुत हैप्पी चाइल्डहुड होते हैं, उनके लिए बाद में तकलीफें शुरू हो जाती है ना। तो वही ये देखिए सही बात है, जनरली आपका बचपना अच्छा होता है तो आप कोशिश नहीं करते हो चीज़ों को पाने के लिए, लिटरली आपका जो बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चे गरीब होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, वो कोशिश से विस्तार में लगे रहते हैं, और वो तरक्की के रास्तों पे, खुशहाली के रास्तों में आगे बढ़ जाते हैं। तो रेडविन हैड एंजॉयड ये फाइन टाइम ग्रोविंग, कि वो उसका बचपना खुशहाली से बीता है, लेकिन बट के बाद हमको नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए। देखिए वेस्टेड और वेंडर मतलब भटकना होता है, वेल्ड मतलब सोल्डरिंग करना, बिल्कुल नहीं निकला ओंडर, वो चिंता करता है, ओंडर करना, चिंता करता है, बट ही वोंडर्ड, उसका बचपना अच्छा बीता, बट ही वोंडर, वह चिंता करता है। इफ दिस होल, अब यहाँ सवाल बनता है ये दिस होल किसके लिए आया। देखिए आप किसी से भी क्रोशेस पढ़िए, कोई आपको ये तो वर्ड तो नहीं बता पाएगा कि आखिर ये दिस होल आया किसके लिए। ये जो दिस होल मतलब ये पूरा क्या भाई, तो फाइन टाइम ग्रोइंग अप, ये जो यहाँ मेंशन हुआ है ना, अब ये फाइन टाइम ग्रोइंग अप, इसके बारे में लिखा हुआ है कि
कोई व्यक्ति है जो उसके पास मान लीजिए करोड़ों का धन है, वो हमेशा चिंता में रहेगा कि कहीं मेरा ये जो सोनवा हम जमा करके रखे ना, मेरा उड़ ना जाए, कोई चोरी ना कर ले। उसको इस चीज़ की हमेशा चिंता होगी। रेडविंड को चिंता इस बात की है कि जो मेरा बचपना इतनी खुशहाली से बीता है ना, कहीं ये वो चिंता करता है, वंडर करता है कि कहीं ये जो खुशहाली है, ये जो होल पीरियड है, ये जो दिस पीरियड है, ये कहीं नाखुशी में ना बदल जाए, है ना। तो बट ही वंडर्ड, वह चिंता करता है उस, है ना, इफ दिस होल। अब देखिए यहां से होता है एक्सपिएशन, मतलब समझ, सारा वर्ड समझिए। एक्सपिएशन मतलब होता है पछतावा। एक्सपीडिशन मतलब यात्रा वृत्तांत बोल सकते हो, यात्रा वृत्तांत, है ना। एग्जास्पिरेशन मतलब बढ़ाना, और एक्सपेक्टेशन मतलब इच्छा। तो क्या हुआ, बचपना उसका रेडविंड का बहुत अच्छा बेटा है, बट ही वंडर, वह चिंता करता है, इफ दिस होल, कि ये जो उसका खुशहाली वाला बचपना है कहीं चला ना जाए। इफ दिस होल एक्सपेडिशन, है ना, कि वो जिंदगी का इसका जो पूरा यात्रा वृत्तांत है खुशहाली से भरा हुआ, वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, कि वो कहीं एक प्रकार के अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल की तरह ना हो जाए। नोवेल में भी क्या होता है, सस्पेंस होता है जिंदगी में, कि एक उस नोवेल की तरह ना हो जाए जिसमें पता ही ना चले कि आने वाले वक्त में मुझे तकलीफें भी मिलने वाली है। देखिए कोई भी स्टोरी लिखा जाता है ना, अगर उसमें सकारात्मक चीज़ें शुरू हुई है तो नकारात्मक अचानक नहीं लाया जाता है, थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे मानो कि वो उसके घर में सोना चांदी भरा था, खूब खुशियाँ भरी थी, अचानक जो है अचानक पता चला कि वो गरीबी में चला गया। अचानक स्टोरी में ऐसा घुसा दिया कि अब तो वो लेबर का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सस्पेंस क्रिएट किया कि वो लेबर का काम क्यों कर रहा है, तो बैक यार्ड में कुछ हुआ होगा उसके साथ, है ना। हम किसी को बोले कि उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं, लेकिन अब क्या वो लेबर का काम कर रहा है, मतलब सस्पेंस क्रिएट किया गया बीच में ये बोल के कि वो खुशियों से लेके लेबर जैसा, मतलब मजदूरी जैसा क्यों कर रहा है, यानी बीच में कुछ बर्बादी हुई है ना। तो वही लिखा हुआ है अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, कि वो चिंता करता है कि जो पूरी खुशहाली भरी यात्रा वृत्तांत है कहीं ये नोवेल की तरह ना हो जाए, कहीं जो मेरी खुशियों वाला जो जगह है कहीं ये नोवेल की तरह सस्पेंसफुल ना हो कि दुख में भरी जिंदगी में ना चला जाए, है ना। एंड वुड बी बेस्ड ऑन, ठीक है, लिखा हुआ है राजीव। देखिए यहाँ पे एंड वुड बी, वुड किसके बाद आया, रेडविंड के बाद आया, यानी रेडविंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन वन करेक्टर द गाय ही, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा मीनिंग नहीं था, वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन वन करेक्टर द गाय इन चार्ज हिम, मतलब उसकी ज़िंदगी में जो नोवेल जैसा जो बदलाव आएगा, जो जिम्मेदारियां आएंगी, उसके लिए जिम्मेवार कौन हो सकता है, उसके गाय इन चार्ज कौन हो सकता है, वो एक ही आदमी हो सकता है और वह खुद हो सकता है। मतलब जो बच्चा यानी रेडविंड की ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ आई, अच्छे दिन आए, अच्छे चाइल्डहुड आया है, और वो यदि बरकरार नहीं रहता है, वो एक नोवेल की तरह हो जाता है जहाँ दुख तकलीफें शुरू हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन, रेडविंड खुद है। अगर उसके सामने खुशियाँ थी तो उसे मेहनत भी करनी चाहिए थी ताकि वो इसको बरकरार रखते। आपके पास करोड़ों पैसा क्या कमाना छोड़ दीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा, है ना। कमाने का प्रक्रिया तो जारी रखना ही पड़ेगा आपको। तो वही लिखा हुआ है कि आपके जिंदगी में गाय इन चार्ज, यू आर द गाय इन चार्ज, आप ही जिम्मेवार हो अपनी, आप ही चार्ज लिए हुए अपनी जिंदगी के बर्बादी या इसको नोवेल की तरह देने में, ठीक है। लिखा हुआ है मे बी यू गोट ए हैप्पी चाइल्डहुड। अब यहाँ से एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे जो पोएट है, जो ये पूरी कहानी को लिख रहा है, जो रेडविंड को मेंशन कर रहा है, जो हैप्पी को मेंशन कर रहा है, जो राइटर है, वो अब बता रहा है कि मे बी यू गोट ए गुड चाइल्डहुड, हैप्पी चाइल्डहुड। मान लेते हैं कि अच्छा बात है कि यदि आपको हैप्पी चाइल्डहुड मिलता है, देन एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, एंड दैट्स हाउ नोवेल वर्क। और ये तरीका है कि इसी तरह नोवेल वर्क करता है ना। तो यहाँ बेस्ट आपका सही मीनिंग। आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि पूरी स्टोरी पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में होता है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कन्वोकेशन सेरेमनी होता है। कन्वोकेशन मतलब क्या होता है, दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह मतलब क्या होता है कि जैसे आप ग्रेजुएशन पास आउट करते हो, ग्रेजुएशन निकालते हो, तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो सर्टिफिकेट वितरण करने का जो समारोह बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह बोलते हैं। तो दीक्षांत समारोह में क्या होता है, राज्यपाल आते हैं। तो राज्यपाल आते हैं तो वो क्या करते हैं ना कि हर यूनिवर्सिटी को कुछ चैलेंज देते हैं कि देखो तुम ये जो साल होगा ना, यानी ये जो ईयर है, ये वाटर कंजर्वेशन पे काम करना। ये जो साल होगा ना, तुम पर्यावरण कंजर्वेशन पे काम करना। मतलब लिटरली क्या होता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो एक्चुअली ऑथर होते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी के क्या बोल सकते हो, लिखित मालिक बोल सकते हो, है ना। तो वो एक हर कॉलेज को एक चैलेंज देते हैं कि तुम ये साल ना इस पे काम करना, इस पे काम करना, ताकि समाज में सही दिशा में काम हो सके। देखिए समाज का विकास कॉलेज और स्कूलों से ही होगा, यहाँ से निकले बच्चों से ही होता है। उनके अंदर अच्छी शिक्षा, समाज के प्रति जागरूकता फैलेगी, तभी वो समाज के लिए काम कर पाएंगे। तो इसलिए सब जरूरी होता है।
तो लिखा हुआ है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द, देखिए यहाँ पर दा लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री की मांग की गई है, 10 सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, तो बिगेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ये हो जाएगा। विल नाउ, देखिए अभी सेकंड नंबर में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है विल नाउ, देखिए यहाँ विल है, विल के बाद V1 चाहिए हमको है ना, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो आपके सामने ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइज। तो देखिए लिखा हुआ है कि ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया विल नाउ ऑर्गेनाइज करेगा या सेव वाटर जिसका रिचुअल नेम है जल भरो अभियान इन प्लेस ऑफ लाइटिंग टू इनॉग्रेट दियर एनुअल कन्वोकेशन, कि अपने एनुअल कन्वोकेशन की जो दीक्षांत समारोह वो लोग मनाने वाले हैं वहाँ पे वो सेव वाटर जिसका नाम रखा गया जल भरो अभियान है ना, लाइट को भी इनोग्रेट करेंगे है ना। यानी एक राज्यपाल एक टारगेट सेट करेगा उस दीक्षांत समारोह में कि इस साल ना तुम लोग इस चीज़ पे काम करना, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज आल्सो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान मतलब हुआ कि जब वर्षा का जल गिरेगा तो हम उसको कॉलेज के अंदर ही समेट कर है ना जमा करके रख सके है ना, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके, ठीक है। जल भरो सिग्निफाइज करता है, क्या सिग्निफाइज करता है, देखिए यहाँ से पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए, तो बेसिकली आप यहाँ पे नहीं समझिए। दूसरा ग्लोसारी भी एक वर्ड आता है कि ग्लोसारी मतलब उस फील्ड का वर्ड चाहिए, तो लिटरली मूविंग प्रोसीडिंग होल्डिंग कुछ नहीं है, स्ट्रेंथनिंग ही सही होगा। तो जल भरो अभियान सिग्निफाइज करता है स्ट्रेंथनिंग द विजन ऑफ जल शक्ति, यानी जल शक्ति जो अभियान है, जो विजन है, जो उद्देश्य है, इसको पावर देता है, इसको स्ट्रेंथन करता है, इसको मजबूत करता है ना। कि अगर हम ये कोशिश कॉलेज में करेंगे, यूनिवर्सिटी में करेंगे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके, हो सकता है देखा सके लोग और कर सके, इससे जो हमारा जल शक्ति अभियान है इसको ये बल मिलेगा है ना। द सेरेमनी लिखा हुआ है, द सेरेमनी सिंबलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन है ना। तो सियर मतलब तुच्छ होता है, आज कोई सेरेमनी बात तुच्छ नहीं, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट नहीं, टोटल नहीं, इमेंस है ना, असीम है ना, या अत्यधिक है ना, ज़्यादा, मतलब क्या है, दिस सेरेमनी सिंबलाइजेज द इमेंस इंपॉर्टेंस, की जो सबसे ज़्यादा अत्यधिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। यानी इस सेरेमनी में यदि आप जल भरो अभियान के तहत काम करते हो तो ये इमेंस इंपॉर्टेंस दिखाता है वाटर कंजर्वेशन का है ना। Whereas the lighting ceremony symbolizes removing darkness through education and spreading the light of learning, मतलब लैंप लाइटिंग सिंपली होता है कि एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है, इट इज रियली है। देखिए यहाँ पे मैं भर देता हूँ लाउडेबल होगा, लाउडेबल मतलब तारीफ योग्य है ना। यानी वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम किसी कॉलेज में शुरू करना एक तारीफेबल, तारीफ करने लायक प्रोग्राम है ना। तो इट इज लीडियर लाउडेबल यूनिवर्सिटी, यानी एक तारीफ करने लायक यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 8 नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुकरात, अगर आप ठीक से पढ़ो ये है सुकरात, और मैंने अभी आपको सुकरात की ही लाइन बताई कि टू नो, जानना इज टू नो दैट यू नो नथिंग। जानना किसको बोलते हैं, तो जानना उस जानना को कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज, वही एक सच्ची नॉलेज है। जानना उस जानने को कहते हैं जिसमें आप कुछ नहीं जानते, कितना अच्छा डायलॉग है नहीं। तो सुकरात इज फ्लाइंग, अब ये बात है कि देखिए सुकरात तो एक वो फिलोसफर है जो वेस्टर्न कल्चर को लेकर आया था, अब सुकरात तो फ्लाई करेगा नहीं। अब सवाल तो यहीं से कन्फ्यूजन पैदा हो कि यार सुकरात तो फ्लाई नहीं करेगा, उसका कोई विंग्स भी नहीं होगा, कोई फेदर वगैरह भी नहीं होगा है ना। तो ये कहानी एक्चुअली कहना क्या चाहता है, तो लिटरली क्या होता है ना कि एक राजा रानी होता है और उसके सामने एक पैरट होता है ना, पैरट बहुत अच्छा पैरट होता है, और उन लोग उसका नाम सोकरात रखते हैं, सोकरात रखते हैं। एक्चुअली ये बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, यानी पैरोट का एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम वो लोग क्या रखते हैं, सुकरात रखते हैं, और वो इस स्टेज पर आ चुका है कि अब वो उड़ सके। तो लिखा हुआ है सुकरात इज फ्लाइंग, ही इज, देखिए फ्लाइंग, सुकरात तो अब उड़ रहा है, एक पॉजिटिव मीनिंग कुछ लाइन में दे रहा है। यदि पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो सलगिस है, फालतू है, ऐसा नहीं है, पर्टिनेंट है नहीं, सोयरिंग इसका सही माने, सोयरिंग मतलब ऊंचा उड़ना, सोयरिंग मतलब क्या, ऊंचा उड़ना। नाउ ही इज सोयरिंग, सुकरात इज फ्लाइंग, फ्लाइंग सुकरात क्या उड़ रहा है, वो तो ऊंचा उड़ रहा है, ही इज सोयरिंग। देखिए एक वर्ड होता है SOUR सोर, इसका मतलब खट्टा होता है, SOER सोर मतलब उड़ना होता है। द विंग्स बिहाइंड हिम, तो जो उसके पंख है उसके शरीर के पीछे, बेसिकली पक्षी होगी जो उड़ रहा होगा उसके पंख से यहाँ पे होंगे,
बिहाइंड हिम बीट इन काल्मिंग रिदम, कि बड़े शांति से पंख फैला रहे हैं वो आसमान में। देखो चिड़िया जब आसमान में चले जाते हैं तो पंख को फटाफट फटाफट नहीं फलफलाती है, धीरे धीरे शांति में, एकदम काल्मिंग, एक रिदम में होता है, एक क्रम में होता है। देखिए लिखा हुआ है, आप एक चीज़ पढ़े होंगे, देखिए सेकंड ऑप्शन मुझे को चुनने बोला है, और यहाँ पर आप देख लोगे द विक्स बिहाइंड बीट इन ए काल्मिंग रीदर एंड द कूल एयर रसेस पास्ट। तो अनलेस नहीं फिट बैठता, मच भी नहीं बैठेगा, शीर्ष नहीं बैठेगा, वाइल ही ठीक बैठेगा। वाइल मतलब क्या होता है कि एक जो वर्ब की क्रिया इधर जो होगी, या तो V1 या V4 इधर होगी, वाइल के बाद वही क्रिया होगी। जैसे मैं नाच रहा था उसके दौरान वो खा था, आई वॉज डांसिंग वाइल ही वॉज ईटिंग, है ना, ही वॉज डांसिंग वाइल आई वॉज ईटिंग। तो ही डांसेस वाइल आई रिकॉर्ड, सिंपली। तो यहाँ वाइल ही प्रयोग होगा आपका, यानी वाइल दिखाता है कि यदि वर्ब का कुछ एक्शन इधर हुआ है तो उसी के दौरान कोई दूसरा वर्ब का भी एक्शन हो। जैसे वो अपने पंख को फैला था कार्मिंग रिदर में, और जो ठंडी हवा थी वो रसेस पास, और जो ठंडी हवा थी उसके दौरान उसके पीछे भी जा रही थी, है ना। हिज विंग्स और ऑल दैट मैटर, देखिए लिखा हुआ है कि हिज विंग्स आर ऑल दैट मैटर। अब आसमान में है तो क्लीन तो करेगा नहीं, लॉस और लिमिटिंग कुछ ऐसा होगा नहीं। स्नैप मतलब होता है ना कि थप्पड़ मारना, जैसे है ना, हिलाना या खिसकना, ऐसा कुछ है ना, हिलाना या खिसकना या उड़ना, है ना, समझे, इसका अर्थ होता है खिसकना या उड़ना। तो लिखा हुआ है हिज विंग्स, उसके जो पंख है, आर ऑल दैट मैटर, जितना भी मैटर करे, स्नैपिंग एट द रसिंग विंड, कि स्नैप कर रहे, एकदम हिला रहे, खिसका रहे हैं हवा को, एट द लाइक द सेल्स ऑफ सम ग्रेट सी वेसल, कि जैसे मानो समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जो वेसल है, जो जहाज है, जिस तरह समुद्र के जल को सेल करते हैं, उसको पीछे की ओर धकेल के खुद आगे बढ़ते हैं, उसी तरह पक्षी के जो, चिड़िया के जो पंख है, विंग्स है, वो हवा को पीछे की ओर स्नैप करके खुद आगे बढ़ रही है। द फीदरी अपेंडेजेज अंग होता है कि उसके पास जो पंख भरे, फीदरी मतलब पंख भरे जो अंग है, ऑल ही, जितने भी उसके अंक है, एंड ऑल ही इवर वांट टू बी, वो सब कुछ उसके पास है ना। यानी अब जो वो उड़ पा रहा है ना, उसके पास जितने भी उड़ने के लिए पंख होने चाहिए, जो भी तत्व होने चाहिए जो उसको उड़ने के लिए बेहतर बना सकते, वो सब उसके पास है ना। हिज बैक मसल, उसकी जो पीठ के मसल्स है, फ्लैक्स, हिज बैक मसल्स फ्लैक्स विथ द दैट टेक्स हिम हाई अबव द ग्राउंड, कि उसके जो बैक में जो मसल्स है, जो उसके पीठ में जो मसल्स है, वो फ्लैक्स कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, और ये जो चीज़ है उसको आसमान में ले जा रही है ना। तो देखिए ये जो चीज़ है उसको क्या, लिटिगेशन न्याय मुकदमा वाला होता है, ये तो होगा नहीं। मैनिपुलेट करना बिल्कुल नहीं। अफेक्शन प्यार, मतलब उसके जो मसल्स से जो उसको प्यार है वो उसको आसमान में ले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उसके मसल्स के द्वारा जो एफर्ट किए जा रहे हैं, जो कोशिश किए जा रहा है, वो उसको आसमान में ले जा रहा है ना। देखिए इसका एफर्ट भी यहाँ से आप इसके आगे लाइन से भी पूछ सकते हैं, ही फील्स द एफर्ट। कौन सा एफर्ट, यानी एफर्ट की चर्चा पहले हुई होगी तभी ये आया है, यानी हिज बैक मसल फ्लैक्स विद द एफर्ट्स। और इस दा यहाँ क्यों लगाया, तो दा को यहाँ एक्सप्लेन किया गया इस लाइन से, इसीलिए यहाँ पे दा लगा हुआ है। तो द एफर्ट दैट टेक्स हिम हाई अबव द स्काई, ही फील्स द एफर्ट, he feels the effort of course, but sweeping into the sky does not require much of one, कि वो इस एफर्ट को महसूस करे। ऑब्वियसली नया बच्चा है, आसमान में उड़ रहा है, तो उसको तकलीफ हो रही होगी, वो पंखों को जोर जोर से मार रहा होगा, वो जो अपने एफर्ट, जो दबाव लगा रहा है, जो हिम्मत कर रहा है उड़ने का, वो उसको महसूस कर पा रहा होगा कि यार, जैसे देखिए आपको दौड़ने बोल जाए, 1 किलोमीटर हो सके आप आराम से दौड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही उसके आगे दौड़ना शुरू कीजिएगा, आपके शरीर में थकावट शुरू हो जाएगी, और आप इस थकावट को क्या महसूस भी कर पाइएगा, है ना, कि यार थकावट हो रही है, अब आराम कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब तक बेहोश नहीं होइएगा तब तक दौड़ते रहिएगा, है ना। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए इंडिग्नेशन मतलब अपमान, प्रिजर्वेशन लेवल कुछ नहीं है, सेंसेशन होगा, कि जो सेंसेशन है, जो अनुभव है चिड़िया के लिए, द सेंसेशन जो वो अनुभव कर पा रही है उड़ने के दौरान, इज प्लेजरेबल, बहुत प्लेजर देने, एक्स हिलारेटिंग मतलब खुशियों से भर देने वाली है। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बुक की चर्चा की गई है ना, तो दिस बुक है ना, दिस बुक सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर भर भी चाहिए, यानी प्रोवाइड्स हो जाएगा यहाँ पे, चारों ऑप्शन में कोई भी फिट नहीं बैठ रहा। तो दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिसेस टू प्री स्कॉलर जो मतलब ज़्यादा मतलब शिक्षित नहीं है बोल सकते हैं ना। तो दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री टू हेल्प देम लर्न टू राइट। अब इसमें से ढूंढना है कि क्या लिखेगा, लेटर लिखेगा, वर्ड्स लिखेगा, लेटर फ्रेज लिखेगा। अब कंफ्यूजन है तो एक काम करते, जब ऐसा कंफ्यूजन है तो एक बार आगे भी पढ़ लेते कि आगे कुछ मिल जाए। ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट
डायरेक्शनल एरोज विथ द लेटर, देखिए यहाँ द लगा हुआ है लेटर के पहले, मतलब जरूर है कि लेटर की चर्चा पहले हुई होगी, इसलिए यहाँ पे लेटर्स प्रयोग होगा। ठीक है, लेटर्स। ठीक है, दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिस टू स्कॉलर टू हेल्प देम लर्न टू राइट लेटर्स, कि उनको हेल्प करता है कि वो लेटर लिख सके ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट की, इंग्लिश अल्फाबेट की वो क्या लेटर लिख सके। डायरेक्शनल एरोज है ना, डायरेक्शनल एरोज, देखिए यहाँ कॉमा दिया हुआ, यदि कॉमा ये नहीं दिया होता ना तो यहाँ एरोज की जगह गिव का हाई चांस होता, गिव होता या गैप, ये दोनों हो सकता था, गिव या गैप मार सकता, लेकिन यहाँ कॉमा दे दिया, तो कॉमा दे दिया मतलब गिव और गैप जैसा कुछ भी सेंस नहीं आएगा, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, गिविंग भी नहीं होगा, गिवेन होगा। देखिए गिवेन यहाँ पर क्यों होगा वो भी समझिए। देखिए कई बार होता है सब्जेक्ट हिडन होता है, इंग्लिश की अच्छी खासियत है कि सब्जेक्ट हिडन होता है, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए विच वाज, है ना, विच इज गिवन विद द लेटर्स एंड रेड। ठीक है, डायरेक्शनल एरोज, कुछ डायरेक्शनल एरो दिया गया है, वो जो किताब की चर्चा वो कर रहा है जिससे बच्चा लिखना पढ़ना सीख सकता है, लेटर लिखना सीख सकता है, उस किताब में डायरेक्शनल एरोज हैं, विच इज विद द लेटर्स एंड नंबर्स, विच इज लेटर में भी है नंबर में भी, कुछ डायरेक्शनल एरो हैं जो लेटर में भी है नंबर में भी है। गाइड चिल्ड्रेन इन राइटिंग, कि वो जो है जो एरो उसमें बना हुआ है गिवन विद द लेटर एंड नंबर, यानी लेटर जो किताब की चर्चा बोल रहा है ना उसमें लेटर नंबर लिखा हुआ है, बहुत सारे लेटर्स नंबर लिखे हुए हैं, उसमें कुछ डायरेक्शनल एरो भी हैं जो गाइड कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कर रहे हैं मतलब क्या होता है समझिए, क्या होता है ना, किसी मान लीजिए बहुत सारा किताब होता है आजकल, देखिए अब यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप तो फेज 3 वाला खत्म हो गया है, या फिर जब आप क्लास 10 में हो गए कुछ इंग्लिश ग्रामर की किताब देखो, उसमें क्या होता है ना, यहाँ डॉट 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 हो जाता है कि टू द, फिर यहाँ डॉट 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 डॉट, अब यहाँ प्रिंसिपल लिखो, हेडमास्टर लिखो, जो मर्जी लिखो, है ना, फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हैंड वेल टू गया, इन मीटिंग, इन शादी पार्टी, इन भाई का शादी, मतलब यहाँ डॉट 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 होता है। तो ये डायरेक्शनल एरोज कुछ होते हैं यहाँ पे, है ना, जहाँ पे आपके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है ताकि आप उस लेटर में खुद लिख सको, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से, तो वही चर्चा है। तो लिखा हुआ है एंड चिल्ड्रेन राइटिंग, देखिए लिखा हुआ है एंड के बाद यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो एंड से पहले भी हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी ट्रेसिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रेसिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज इनकरेज चिल्ड्रेन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स एज वेल एज टू काउंट देम, यही होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3 मिनट में क्लोज टेस्ट खत्म। अब ये लास्ट क्लोज टेस्ट इस वीडियो का और खतरनाक है, इसको मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। चलिए आप पहले पिक्चर ही देख लीजिए, आप समझिए ये पूरी पैसेज एक आँख पे निर्भर है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक आँख ड्रॉ करता हूँ, ये पूरी एक आँख है हम लोगों की, है ना, आई है, ये क्या है, आई है। ठीक है, तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है ना इस तरह, इसको कोर्निया बोलते हैं, इसको कोर्निया बोलते हैं। यहाँ पे जो काला रंग का हम लोग का आँख में होता है ना, इसको लेंस बोलते हैं। देखिए हम लोग का जो काला रंग के दिखता है ना, उसके ऊपर भी एक लेयर होता है, उसको कोर्निया बोलते हैं। दिखता नहीं है लेकिन वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है ना, होता है जो लाइट को अंदर बाहर जाने को मैनेज करता है। और जो रेटिना होती है ना, यहाँ होती है, यानी यही रेटिना पे रिफ्लेक्शन होता है, यही रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग को इमेज की अनुभूति होती है। यानी रेटिना वो जगह है जहाँ से हम लोग इमेज को देख पाते हैं, है ना। ये इमेज देखिए, हम कुछ भी आसपास देख रहे तो रेटिना के कारण देख रहे हैं, यहीं से रिफ्लेक्शन होता है। लिटरली आप अपने आसपास की चीज़ें क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि वहाँ से चीज़ें लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तभी आप चीज़ें देख पा रहे हो। मेरे पास सामने लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को क्यों देख पा रहा हूँ कि लैपटॉप से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है, तभी मैं देख रहा हूँ। उसी तरह हमारी आंख कैसे देख पा रही है, तो आंख में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हमारी आंखें देख पा रही है ना। तो ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो कोर्निया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है स्फेरिकल लेंस मेक अप द आई लेंस सिस्टम, कि आई लेंस सिस्टम बनाने में एक स्फेरिकल लेंस जो लेंस होता है और जो कोर्निया होता है वो बनता है, यानी आई लेंस सिस्टम यहाँ तक बन जाता है। जस्ट लाइक एनी अदर कैमरा, ये कैमरा की तरह फोटो खींच लेता है। द रेटिना, जो रेटिना मैंने भी बताया, जो रिफ्लेक्शन होता है जहाँ इमेज बनता है, इज ए काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म। बिल्कुल, इमेज बनता है फिर बनता है और बनते रहता है, जितना दुनिया भर। आदि रेटिना काम नहीं करेगा, अब एक बार देख लिए दुनिया बंद, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग देखते हैं रीयूजेबल आइटम है फिल्म में। दिस इज द, है ना, 4 इमेजेस, दिस इज द 4 इमेज, क्या रीजन है, नहीं काउज है, जस्ट फाउंडेशन है, आधार है। रेटिना क्या है, इमेज बनने का आधार है ना। देखिए पूरी लाइन में पढ़ूंगा नहीं, पर मेरा मानना है कि यदि हम उस लाइन को ही पढ़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिना। ठीक है, रेटिना के कहाँ पे फोकस करना चाहिए, टॉप में। मान लीजिए ये रेटिना है, तो रेटिना के लाइट का क्या इसके टॉप पर फोकस करेगा, इसके बॉटम में फोकस करेगा,
इसके लेन पे, इसके यहाँ पे, इधर उल्टा सीधा नहीं, इसके सरफेस पे फोकस करेगा। यानी लाइट कहीं से भी इसके सरफेस पे फोकस करना चाहिए, यानी इसका सरफेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सरफेस हो गया। लिखा 3rd नंबर पढ़िए, द इमेज इज फोकस ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया। कि जो इमेज लेंस रेटिना पर बनता है वो लेंस और कॉर्निया द्वारा फोकस किया जाता है। वर्किंग, तो वर्किंग क्या, यानी जो लेंस और कॉर्निया है वो वर्किंग क्या, सेपरेटली एलोन नहीं, टुगेदर काम करते हैं। लेंस और कॉर्निया एक साथ काम करते हैं। देखिए कॉर्निया काम करता है, लाइट को पास होने देता है, ज़्यादा या कम पास होने देता है। लेंस उसको क्या करता है, जो लाइट आता है लेंस पे उसको क्या मोड़ देता है, किधर, रेटिना की ओर। तो ये टुगेदर मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है, दिस कॉर्नियल टिश्यू, यानी ये जो कॉर्निया का टिश्यू है इज अमेजिंग, मतलब आँख के बाहर है। बिकॉज इट हील्स रिबाउंड्स इमीडिएटली, है ना, कि ये तुरंत हील्स भी होते हैं, रिबाउंड। देखिए हमारी आंखों में कभी कीड़ा मकोड़ा पड़ जाए, कभी चोट पड़ जाए तो एक खून की एक दरार आ जाती है और वो धीरे धीरे हील भी हो जाता है। वो कॉर्निया का जिम्मेदार है उसके लिए, है ना, कि कॉर्निया उसको हील करती है, रिबाउंड करती है इमीडिएटली। देखिए एबोलिश मतलब बर्बाद करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, डिस्ट्रॉय नहीं, एलिमिनेट होगा, यानी अवांछित चीज़ को हटाना, अवांछित या गैर जरूरी अनावश्यक चीज़ को हटाना। तो एलिमिनेट कर देता है द नीड ऑफ स्टिचेज। स्टिचेज मतलब क्या होता है, सिलना। जैसे होता है ना कि जब ऑपरेशन होता है शरीर को सिला जाता है, तो अगर मान लीजिए कॉर्निया में टिश्यू हो गया, दरार आ गया, तो कॉर्निया उसको खुद ही हील कर देता है, एलिमिनेट कर देता है कि आपको उसको सिलने की जरूरत पड़ जाए, है ना, समझो। टू मेक प्रिसाइज कट, लेकिन कई बार होता है कि कॉर्निया में ही जो क्या होता है, कौन सा रोग बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं, मोतियाबिंद, कि कॉर्निया में ही मोतियाबिंद, वहाँ जाली रुमा चीज आ जाता है, तो उस जाली को क्या करना पड़ता है, काट के हटाना पड़ता है। तो टू मेक प्रिसाइज कट, एक प्रिसाइज कट करने के लिए एज स्मॉल एज ए क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ। अरे भाई जब आंख में छोटे सुनत, क्या उसमें बड़ा कट थोड़ी ना लगा दोगे, छोटा ही कट लगाओगे ना। चलिए 4 नंबर आपका एक सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कुछ जरूरी काम है इसीलिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।